हाँ दिख रहा है। ओके। मेरा नाम अमर यादव है। आज हम 9वीं क्लास इतिहास और राजनीति शास्त्र अध्ययन करेंगे। पाठ 9 बदलता जीवन भाग 1। बच्चों, हम पाठ 9 बदलता जीवन भाग 1 का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो भी टीचिंग एड है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि ध्यान पूर्वक आप इस पाठ को समझेंगे और पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा अंत में आप लोग उसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, वर्ष 1961 से वर्ष 2000 तक का जो कालखंड है, इस कालखंड का अध्ययन अभी हमने पिछले पाठ में किया है। अब उसके बाद बच्चों 20वीं और 21वीं सदी में परिवर्तन तीव्र गति से हुआ और जो हमारा मानव जीवन है वह बदलता चला गया। हम बदलते गए, मानव जीवन तेजी से बदल रहा है। पहले हम जिन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज वह मुमकिन है। बच्चों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम पाठ 9 बदलता जीवन भाग 1 पढ़ रहे हैं। वर्ष 1961 से वर्ष 2000 तक के कालखंड के बाद निरंतर बदलाव आते गया। मानव जीवन बदलता गया और बदल रहा है। उसका कारण है प्रगति, उन्नति, विकास, हर क्षेत्र में परिवर्तन। 2000 के बाद का जो कालखंड है वह मानव जीवन की क्रांति का कालखंड है, मानव जीवन की प्रगति का कालखंड है। वैज्ञानिक अन्य शोध संस्थाओं में बदलाव, विज्ञान के क्षेत्र में विकास, व्यापार के क्षेत्र में विकास, आज के कारणों से मानव जीवन बदल गया और हम विकास की सीढ़ी पर अभी तक चढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों, हमने पहले प्राचीन और मध्य युग, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी आदि धर्मों के सामने आधुनिकीकरण की चुनौतियां जो खड़ी थी, इसे हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ा है, या पीछे का जो दशक था उस पे भी हमने देखा है कि इस तरह की चुनौतियां मानव जीवन में थे धर्म के नाम पर। उसके बाद
जो विचारधारा थी उसमें बदलाव आया। हमारी विचारधाराएं बदली, मानव जीवन की विचारधारा बदली। और इसी समय में हमारे देश के महामानव, महामहिम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया देश में, समाज में। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से यह परिवर्तन देश में लाया। सामाजिक स्तर का जो परिवर्तन है, खासकर जो पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको समान अधिकार मिले, उनके अधिकार में न्याय हो, देश में एकता बनी रहे, समानता बनी रहे, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। अंग्रेजों के शासन काल में, आजादी के बाद भी जो सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने थी, कहीं न कहीं समाज के कार्यों में ठेस पहुंचा रही थी। बच्चों, देश आगे तब जाता है जब समाज एक होता है। किसी भी देश का समाज एक है, एकता है, तो वह देश आगे जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन समाज में आया। सबको समानता का अधिकार मिला, लोकतंत्र बहाल हुआ। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में थी आपसी भेदभाव, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उसे दूर किया। अब जैसे संविधान के अनुसार जो हमारे भारत के लोग हैं, वह सब समान हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। इस आधार पर हमारे देश में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी भारतीय भारत के किसी भी राज्य में जा सकता है, रह सकता है, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकता है। वहां उसके साथ भेदभाव कहीं करने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। उसके साथ ही साथ सभी नागरिक को बोलने का अधिकार या अपने भाषण को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर बिना हथियार के किसी समस्या को हल करने का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मिला है, जो कि भारतीय संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा जो भारतीय संविधान में उल्लिखित किया गया है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं समाहित हैं। और भारत देश में आपसी भेदभाव का कहीं किसी प्रकार से उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। बच्चों, एक चीज याद रखना कि जैसा कभी मैंने बताया कि भारत के किसी भी राज्य में जाकर हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं। और लेकिन इसमें अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो अभी क्या कहते हैं, कुछ वर्षों पहले अपवाद था, लेकिन
वर्तमान सरकार के यथा प्रयास से आज जम्मू कश्मीर की समस्या भी धीरे धीरे हल हो रही है। वहां हम जाकर रह नहीं सकते थे, व्यवसाय नहीं कर सकते। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को स्वयं की भाषा, लिपि, संस्कृति का संवर्धन करने का अधिकार है। संविधान के इन प्रावधानों के कारण जाति व्यवस्था के ढांचे पर आघात हुआ है। संविधान में जो इस तरह की व्यवस्था की गई, जो हमारा संविधान लिखा गया और उसमें जो प्रावधान रखे गए, उसके आधार पर जाति व्यवस्था की जो ढांचा था उसे बदला गया। वंश परंपरागत व्यवसाय की कल्पना कालबाह्य होने में सहायता मिली। वंश परंपरागत जो कल्पना थी उसे खत्म किया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत हुई और भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं, प्रावधानों का परिणाम यंत्रों पर किस प्रकार हुआ, यह भी हम आगे समझेंगे। आज हम कहीं भी किसी भी जगह भारत में जाकर या किसी जैसे होटल हुआ या अन्य चीजें हुई, सभी धर्म और जात लोग जाते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह सबके लिए है। जैसा कि धर्म, वंश, जात, लिंग, इन कारणों से कहीं प्रवेश नकारा नहीं जाएगा। यह तथ्यां, ये चीजें हम होटलों में देखते हैं। एक उदाहरण है कि वहां पे किसी जात या धर्म को लेकर मना नहीं किया जा सकता कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ पे कोई विशेष जात या धर्म के लोग रह सकते हैं। एक एक उदाहरण दिया गया है किताब के माध्यम से आप लोगों को कि एक एकता का प्रतीक, जहाँ पे सारे धर्म, जात या आज सारी चीजें मानी नहीं जाती हैं, सभी को वहां पे रहने का अधिकार है। धर्म, वंश, जात, लिंग के कारण उसे नकारा नहीं जा सकता है। एक उदाहरण तौर पे हम जैसे होटल हुआ जहाँ पे लोग रुकते हैं। उसके बाद पहले राज सत्ता के विरुद्ध विचार प्रकट करने की कुछ मर्यादाएं थी। अब नागरिक समाचार पत्र अथवा भाषण अन्य माध्यमों द्वारा सरकार के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। हमें अमान लगने वाली बातें हम बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद के कालखंड में आया, आजादी के बाद के कालखंड में आया। यह हो गया बच्चों एक बदलता जीवन के बारे में छोटी सी प्रकाश विषय के ऊपर अभी मैंने डाला। तो धीरे धीरे कैसे हमारा जीवन बदला, हमने शुरुआत में प्रस्तावना में देखा। एक प्रस्तावना जो होता है बदलता हुआ भाग जीवन 2000 के बाद, अब उसमें किस तरह से एक एक संस्थाओं में बदलाव आया। अब परिवार संस्था हुआ, जैसे समाज कल्याण हुआ, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हुई, सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षेत्र हुआ, विज्ञान की प्रगति के कारण टेस्ट ट्यूब, बेबी, टीकाकरण आदि बदलाव, आज सारी बातें हमारे सामने वैज्ञानिक युग के समय इन सारी में बदलाव, इन सारी चीजों में बदलाव में दिखाई देता है। पहला जैसे परिवार संस्था है। स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। संयुक्त परिवार पद्धति का देश के रूप में भारत संसार भर में पहचाना
जाता था। वैश्वीकरण की लहर से विभक्त परिवार पद्धति को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण बच्चों भूमंडलीकरण, पूरा विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वैश्वीकरण के बाद ये जो विभक्ति थी परिवार वाली, वो पद्धति, उस पद्धति में बढ़ावा मिला। विभक्त परिवार जो है वह वहां पर इस तरह से विभक्त परिवार को बढ़ावा मिला। उसके बाद आता है समाज कल्याण। बच्चों, समाज कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। यह भारत के संविधान में उल्लिखित है। भारत के संविधान में उल्लिखित है कि कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना, राज्यों के लिए कल्याण का कार्य करना, सुख सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मिलती है उसे वहां पर उपयुक्त कराना। ये हमारे भारत के संविधान में भी लिखा गया है। तो यह उल्लेख करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवा देना, समाज कल्याण के उद्देश्य भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जात एवं जनजात और अल्पसंख्यकों तक विकास के अवसर पहुंचना आवश्यक है। स्वतंत्र उत्तर कालखंड में सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए भारत सरकार ने 14 जून 1964 को समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया। इस मंत्रालय के अंतर्गत पोषण और बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर की गई समाज कल्याण के माध्यम से। तो समाज कल्याण की जो अवधारणा होती है उसमें उसकी जो क्षेत्र होता है, समाज के लिए काम करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना, उसकी जो प्रशासन के लिए योजनाएं हैं जो जनता के लिए है, आज क्या कहते हैं कि कार्य में बदलाव आया। बच्चों, उसके बाद आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब समाज कल्याण का उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या होता है। समाज कल्याण में किस तरह से प्रशासन कार्य करेगा, क्षेत्र क्या होता है, आज यह सारी चीजें जो है वह समाज कल्याण के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे कुछ जो सरकार द्वारा वर्तमान समय में सोशल सामाजिक कल्याण प्रशासन नीति योजना विकास के बारे में जो नीतियां बनी उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 22% लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के थे। इन सब के लिए कानून बनाकर शैक्षिक छात्रवृत्ति, जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, यह प्रतिनिधि देकर संसद, राज्य विधिमंडल और सरकारी सेवाओं के कुछ स्थान आरक्षित रखे। समाज कल्याण के माध्यम से उसमें यह भी सम्मिलित है उसके उद्देश्य में कि किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति है जो, उनके लिए क्या कल्याणकारी कार्य किया जाए, उनके लिए किस तरह से क्या कहते हैं कल्याण उनका हो। तो 22%
लोग अनुसूचित जातियों जनजातियों के थे, इनके लिए, इनको आगे लाने के लिए छात्रवृत्ति, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, यह संसद, राज्य विधिमंडल और सरकारी सेवाओं के कुछ स्थान जो है इनके लिए आरक्षित रखे गए। उसके बाद आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन सहन का स्तर बढ़ाए, उसका पोषण करे एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधारे, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में किया। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आदिवासियों एवं गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा देने का उद्देश्य था। स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत में एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को मान्यता देकर नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने का प्रयत्न किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तन के कारण भारतीयों का जीवन अत्यधिक चिंतित रहित होने में सहायता मिली है। बच्चों, सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, मुहैया कराई जाए, तो ये जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी सरकार द्वारा मुहैया कराने पर, जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती थी समाज में, वह समाप्त हो गई। आज के अधिक समाज के लोग चिंता रहित हो गए। वर्ष 1962 में तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथ के नेतृत्व में भारत में ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इस कारण ऐसे उपचारों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं रही। ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला जो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ 1962 ईस्वी में, वर्ष 1962 में डॉक्टर एन गोपीनाथन के नेतृत्व में भारत में पहला ओपन हार्ट ऑपरेशन किया गया और वह सक्सेस हुआ, सफल हुआ। इस कारण विदेश जाने की जरूरत अब नहीं पड़ती। पहले इस तरह की समस्याओं से भारत में सारे हल नहीं थे, जिसके कारण हमें चिकित्सा के लिए, इस तरह की चिकित्सा के लिए विदेश जाना पड़ता था। अब हमारे सामने ऐसी समस्याएं नहीं है। जयपुर फूड की खोज में भारत के दिव्यांगों का जीवन बदला। जयपुर फूड से भारत में जो दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप्स हैं, उनका जीवन बदल गया। 1968 के पूर्व एकाध व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होकर अपना पैर गवा बैठता था, उसे जीवन उसमें बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता था। इस उपाय के रूप में डॉक्टर प्रमोद सेठी ने कुशल कारीगर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ, पैर, नाक, कान तैयार किए। जयपुर फूड तकनीकी के उपयोग में तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना जैसे काम सहजता के साथ कर सकता है। जयपुर फूड, जहां पर इस तरह से दिव्यांगों के लिए अंग बनाए जाते हैं, कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, जिसे दिव्यांग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। अपंगता का
एहसास उनके अंदर से खत्म हो, इसलिए जयपुर फूट में इस तरह के दिव्यांगों के लिए अंग बनाए जाते हैं। पैर मोड़ना एवं पालथी मारकर बैठना कृत्रिम पैर के कारण संभव हो गया। पानी में तथा गीली अवस्था में काम करने के लिए पैर सुविधाजनक होते हैं। तो जयपुर फूट निर्माता जो है, जो फूट मतलब जो पैर बनाता हो, शरीर के अंग बनाता हो, तो इस तरह से 1968 के पहले क्या होता था कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बड़ी कठिनाई होती थी जीवन जीने में। एक जगह बैठे रहना, किसी का सहारा लेना। लेकिन जयपुर फूट ने क्रांति लाई, कृत्रिम अंगों को बनाया और इस तरह से जो दिव्यांग या किसी दुर्घटनाग्रस्त से अपने हाथ पैर गवा बैठते हैं, ऐसे लोगों के लिए अंगों का निर्माण जयपुर फूट के माध्यम से हुआ और इस तरह से दिव्यांग एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं बल्कि साइकिल चलाना, दौड़ना आदि कार्यों में निपुण हो गए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वर्ष 1962 में जो वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर गोपीनाथन के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, यह सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य में किस तरह हमारा जीवन बदला। उसके बाद जयपुर फूट के माध्यम से दिव्यांगों के लिए अंग किस तरह से बनाए गए, बच्चों ये बहुत बड़ा उदाहरण है, इसे याद रखना आप लोग। उसके बाद एक और कार्रवाई बदलते जीवन में, जैसा कि पाठ 9 बदलता जीवन भाग 1 हम पढ़ रहे हैं। हमने समाज कल्याण के बारे में पढ़ा भी। उसके बाद अनुसूचित जातियां, जनजातियों के लिए क्या सरकार ने उनकी कल्याण के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, उसके लिए वो पढ़ा हमने। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखना है, उसके बारे में हमने देखा, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बातें देखी। एन गोपीनाथन, डॉक्टर एन गोपीनाथन के नेतृत्व में जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और दूसरा 1968 के बाद जयपुर फूट ने जो कृत्रिम अंग जो है दिव्यांगों के लिए बनाए, ये स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव है भारत में। 2000 के बाद बहुत बड़ा बदलाव है। वह बदलाव अभी तक हो रहा है और देश में बदलते जीवन में प्रगति के आयाम पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, जब किडनी खराब हो जाती थी पहले, तो शायद किसी कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज उसकी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था विज्ञान के माध्यम से हो गई है। हमारा जीवन जिस तरह बदल रहा, विज्ञान के क्षेत्र में बदलते जीवन में यह भी बहुत बड़ी बदलाव है कि मूत्रपिंड, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में किडनी ट्रांसप्लांट, उसमें भी हम सक्षम हुए, आगे बढ़े। यह शल्यक्रिया भारत में साध्य हो जाने से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टरों की सफलता मिली। वर्ष 1971 से पूर्व इस तरह की शल्यक्रियाएं भारत में अधिक नहीं होती थी। 1971 तक बहुत हम इसमें सफल नहीं होते थे। भारत में इस तरह से कोई ऑपरेशन शल्यक्रिया होता नहीं था। फिर तमिलनाडु के बेलूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में शल्यक्रिया वर्ष 1971 में सफल हुई और डॉक्टर जॉनी व डॉक्टर मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्वारा दान किए गए मूत्रपिंड का रोगी के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। प्रत्यारोपण करना मतलब बदलना। अब अविकसित देशों के रोगी यह शल्यक्रिया करवाने के लिए भारत में आते हैं। जहां पे नहीं है, जो अविकसित हैं, वो लोग भारत में इस तरह की ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। तो हमें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की 2 बातों को याद रखना है। पहले 1962 में डॉक्टर
एन गोपीनाथन के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट 1971 में डॉक्टर जानी और डॉक्टर मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्वारा दान किए गए मूत्रपिंड का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। भारत की शिक्षा को रखने वाले पति पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफल रहा। कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक का यह प्रथम प्रयोग सफल रहा। इस तकनीक के माध्यम से दुर्गा नामक की बच्ची का जन्म हुआ। इस कारण संतान की इच्छा रखने वाले अभिभावकों की समस्या हल होने में सहायता मिली। पहला सफल परीक्षण डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने किया। टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल प्रयोग 1978 में। तो संतानहीन पति पत्नी इस का लाभ लेकर संतानहीनता का कलंक जो है उसे दूर किए। तो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई उसका दुर्गा नाम रखा गया। दुर्गा नाम की बच्ची का जन्म हुआ। उसके बाद बच्चों टीकाकरण वर्ष 1978 के पूर्व भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में 6 बच्चा के बाद पहले से ही वर्ष में प्राणघाती बीमारियों के चपेट में आ जाते थे। 1978 के पहले अगर 10 बच्चे पैदा हुए, 6 बच्चे उसमें से किसी के कारण अपनी जान गंवा देते थे। और मसलन पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलकन, कुकुर खांसी जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। फिर वर्ष 1995 में पल्स पोलियो का टीकाकरण अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप पोलियो की रोकथाम की जा सकी। तो टीकाकरण के माध्यम से इस तरह की जो बीमारियां थी जिसके कारण प्राणघाती थी, प्राण ले लेती थी, जैसा कि 10 बच्चों में 6 बच्चे बचते नहीं थे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई और वर्ष 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण की व्यवस्था की गई कि नवजात शिशु के लिए यह टीकाकरण व्यवस्था की गई ताकि इस तरह की बीमारियां उन्हें न हो। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बदलता जीवन भाग 1। तो वर्ष 2000 के बाद किस तरह से मानव जीवन बदलता गया भारत में, फिर धीरे धीरे बदलाव होता चला गया सभी क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ ही शहरीकरण भी हुआ। शहर अथवा नागरिक क्षेत्रों में जनजातियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा शहरीकरण है बच्चों। शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नागरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह, जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है। स्वतंत्र उत्तर भारत मृत्यु दर का घटना औद्योगिकरण,
ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार स्थानांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। तो इस तरह से जो शहर की जनसंख्या थी क्यों बढ़ी, क्या कारण थे कि शहर की जनसंख्या बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ रोजगार के लिए और रोजगार के अवसर शहर में उपलब्ध होने का ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लोग यहाँ पर रोजगार पाने के लिए आए, तो शहर धीरे धीरे बढ़ता गया, शहर की जनसंख्या बढ़ती गई और इनके कारण हवा, पानी, समूह जीवन के आवश्यक आर्थिक व सामाजिक संस्था आदि घटकों का नागरिकीकरण पर परिणाम होता है। स्वतंत्र भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्योगिकरण, ग्रामीण भाग में रोजगार की उपलब्धता, शहरों में रोजगार के अवसर एवं व्यापार स्थानांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नागरिक भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे उपाय। उसके बाद आता है बच्चों, ग्रामीण भाग स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। गांव से कहते हैं बच्चों, सभी जानते हैं कि गांव में किसान होता है, खेत होता है और ऐसे ही बस्ती को ही गांव कहते हैं। कृषि की खोज के जाने पर गांव अस्तित्व में आए। भारत की देहात पद्धति विरल जनबस्ती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांव के का क्षेत्र ज्यादा है और इसलिए कहा गया है भारत की देहात पद्धति विरल है, जनबस्ती की पद्धति है और आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नागरिक समुदाय की तुलना में काफी छोटा गुट होता है। गांव में छोटा छोटा या छोटे गुट की बस्ती है। संपूर्ण भारत में ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है। तो बदलता जीवन भाग 1 में पहले हमने शहरीकरण देखा, फिर ग्रामीण भाग देखा। अब स्वतंत्र उत्तर कालखंड क्या है, बच्चों इस पर ध्यान देना कि स्वतंत्र उत्तर काल मतलब आजादी के बाद का कालखंड क्या है। ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। उसके माध्यम से कृषि तकनीक को बदलाव या तकनीक को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य था। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य आरंभ किए। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। इसके लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए।
तो आजादी के बाद का जो कालखंड था वह ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ किया गया आजादी के बाद, जिसके अंतर्गत किसी तकनीकी को बदलना, जो खेती करने का तरीका है तकनीकी, उसको बदलना, खेतों में पानी देने की जो जल सिंचाई है उसको बढ़ाना, गांव में शिक्षा का प्रसार करना, गांव की जो भूमि सुधार कानून है उसे मंजूर करना, इस तरह की योजनाएं बनाई गई। मैंने पहले ही बताया कि भारत जो है वह गांव का देश है, गांव में अधिक लोग रहते हैं, कृषि हमारा मुख्य रूप से अधिक उपज पैदा करने वाले देश है, जहाँ पे कृषि खेती अधिक होती है। तो ऐसी जगहों पे जो सुविधाएं नहीं हैं, आजादी के बाद इन पर प्रकाश डाला गया और उनके लिए नियम बनाए गए और जो किसान के असर की अव्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं नहीं थी, उसमें बदलाव किया गया। इसमें सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने होती है सिंचाई की, वह व्यवस्था बढ़ाई गई। गांव में शिक्षा का प्रसार, स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा क्षेत्र की अन्य व्यवस्थाएं वह आजादी के बाद की गई। उसके बाद जो जमीन संबंधी कानून है उसको मंजूर करवाने, ऐसी योजनाएं जो है बनाई गई और इस तरह से आजादी के बाद निरंतर बदलाव आता गया। तो बच्चों, बदलता जीवन भाग एक पाठ हम पढ़ रहे हैं। मानव जीवन 2000 के बाद, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो अभी हमने पढ़ा है, अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। लोग आज हम पाठ 9 इतिहास और राजनीति शास्त्र बदलता जीवन भाग 1 का हमने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी इस पाठ को समझे होंगे और इसे आप घर पे जो है एक बार जरूर इस पाठ को पढ़ें। मैं अमर यादव, इतिहास शिक्षक, शाला जोगलेकर वाड़ी, सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे जो भी टेक्नीशियन हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर आगे दूसरा पाठ लेकर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद। हो गया सर।